बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 21 फरवरी है और दिन है बुध का। देखिए, हमें बस ये बात याद रखनी चाहिए कि सदा बादशाही मेरे रब की है। वो है ना कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। देखिए, पिछले चंद माह से जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरा निज़ाम एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके से आइन कानून इदारे पामाल हुए सिर्फ ताकत के नशे में। मैं अक्सर ये बात करता था कि जो कुछ आज कर रहे हैं कल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो गुजर जाता है, वो बदल जाता है। अब हवाओं का रुख थोड़ा बदला है तो वो तमाम अफसरान जो पिछले कई माह से अपने ओहदों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे, वो शिकंजे में आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद की एक ताकतवर शख्सियत को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। यानी वो ताकतवर शख्सियत जो पिछले कई माह से गैर कानूनी तरीके से लोगों को उठा रहा था, गैर कानूनी तरीके से लोगों को नजरबंद कर रहा था, इस्लामाबाद की अदालत ने उस ताकतवर शख्सियत को नजरबंद करने का हुक्म दे दिया है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मियां असलम इकबाल के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल जो 9 मई के बाद से रूपोश थे, आज पिशावर हाई कोर्ट ने उनकी राहदारी जमानत मंजूर कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब वो तमाम रहनुमा मंजर आम पर आते जा रहे हैं जो 9 मई के बाद से रूपोश थे, छुपे हुए थे। क्या मुराद सईद, जिसके हवाले से बेशुमार खबरें गर्दिश करती रही हैं, क्या मुराद सईद भी मंजर आम पर आने जा रहे हैं? इस हवाले से अगले चंद घंटों के अंदर क्या तैयारियां की जा रही हैं, मैं आपको कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन जो है वो बता देता हूं। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पिछले चंद माह के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के आइन कानून और इदारों को पामाल किया गया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। यानी अदालतें एक हुक्म देती हैं, सरकारी अफसर जो है वो अपनी मर्जी से हुक्म अदुली करता है। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी नहीं हुआ। 9 मई के बाद सबसे बड़ा काम यह हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गैर कानूनी तरीके से नजरबंद किया जा रहा था। यानी 3 MPO के तहत जिसको जी चाहता था उठा लिया जाता था। हालांकि इसको काला कानून कहा जाता है। 3 MPO के कानून को काला कानून खुद वकला, खुद अदालतें कहती हैं कि ये तो ऐसा ही है कि जिस मर्जी सरकारी अफसर का जी चाहे, वो जिस मर्जी सियासतदान, जिस मर्जी शख्स को जो है वो 3 MPO के तहत उठा ले कि इसके बाहर रहने से अमनो अमान जो है वो खराब हो सकता है, लिहाजा इसको 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए नजरबंद कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले यानी 9 मई के बाद इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन, SSP ऑपरेशन जमील जफर और दीगर अफसरान को यह हुक्म दिया था कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मर्जी के बगैर किसी अफसर, किसी सियासतदान को जो है वो 3 MPO के तहत नहीं उठाना, किसी को भी नजरबंद नहीं करना। लेकिन पिछले 8-9 माह से आपने देख लिया किस तरीके से पाकिस्तान में आइन और कानून रोंदा गया, किस तरीके से ताकत के नशे में पाकिस्तान का कानून जो है वो अपनी मर्जी से चलाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म देती है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन और SSP ऑपरेशन जमील जफर, IG इस्लामाबाद समेत जो पूरे तमाम सरकारी अफसरान है, ताकतवर सरकारी अफसरान, वो अपनी मर्जी से तहरीक इंसाफ के लोगों को उठा रहे थे। वो ये शायद समझ रहे थे कि सदा वक्त एक जैसा रहेगा, सदा बादशाही उनकी इस्लामाबाद में रहेगी और वक्त नहीं बदलेगा। हम अपनी मर्जी से लोगों को उठाते जा रहे हैं, लोगों को नजरबंद करते जा रहे हैं। 2 दिन पहले यह हुक्म दिया गया था जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन, ये इरफान मेमन साहब जो हैं ये बशीर मेमन के भतीजे हैं। वही बशीर मेमन जो नून लीग के सिंध के सदर हैं, साबका FIA के डायरेक्टर भी रहे हैं, उनके भतीजे हैं। इसी वजह से तो इतने चौड़े होकर चल रहे थे। उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर IG इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन जमील जफर जो है वो पेश हों। वो फिर पेश नहीं हो रहे थे। कल शाम को यह हुक्म दिया गया IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। आज सुबह 9 बजे तक का टाइम दिया गया था, लेकिन अदालत लगने से पहले 9 बजे SSP जमील जफर और डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन अदालत के अंदर बैठे हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि वो डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन साहब जो पिछले तकरीबन 900
170 दिनों से यानी 9 मई के बाद से लेकर अब तक कई लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों को नजरबंद कर चुके हैं, कई लोगों को उठा चुके हैं। आज उन्होंने अदालत में आकर खुद ये कहा कि मैं बैरूने मुल्क जाना चाहता हूं। यानी लोगों को नजरबंद करने वाला, लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने वाला खुद बैरूने मुल्क जाना चाहता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने 9 मई के बाद जो है वो बड़ा जबरदस्त काम किया। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया में आज भी कुछ ऐसे जजेस हैं जो तारीख में याद रखे जाएंगे। यानी 9 मई के बाद कुछ लोगों ने जो तारीख रकम की है, जिनका नाम हमेशा तारीख में सुनहरे रूप में लिखा जाएगा, उनमें जस्टिस बाबर सत्तार का नाम भी है। यानी जिस तरीके से वो पूरे निजाम के सामने खड़े रहे, अपने फैसले मनवाते रहे, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो जबरदस्त अहकामात दिए, वो अलग बात है कि पूरा निजाम मैनेज था, पूरा निजाम कंट्रोल था, तो एक जज की सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार अपना काम करते रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ने इन तीनों अफसरान को, यानी आईजी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशन और डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन, इन तीनों को बैरूने मुल्क जाने से रोक दिया और इन तीनों के ऊपर जो है वो तौहीने अदालत लगा दिया। यानी इन तीनों को तौहीने अदालत का नोटिस जारी हो गया है। पीर वाले दिन इन तीनों को हुक्म दिया गया है कि आप अपने अपने जवाबात जमा करवाएं। इस तमाम तर कार्रवाई के दौरान जो डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन है, उनके वकील ये अदालत से इस्तदा करते रहे कि जनाब इरफान मेमन साहब ने उम्रा अदा करने जाना है, उम्रे की अदायगी करने जानी है, लिहाजा आप जो है वो उनको इजाजत देते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मैंने एक दफा कह दिया, डिप्टी कमिश्नर कहीं नहीं जाएगा, मुल्क नहीं छोड़ेगा, लिहाजा ये कोई सोचे भी ना कि वो इस मुल्क से बाहर जा सकता है। मैं इन तीनों अफसरान का नाम ईसीएल में डालता हूं। यानी जब ये अदालत हुक्म दे रही थी और मैं ये पढ़ रहा था सारी स्टोरी, मुझे याद आ रहा था कि इमरान रियाज खान ने भी उम्रे के ऊपर जाना था। इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट पे रोका गया था, उम्रे की अदायगी नहीं करने दी गई थी। फिर सदीक जान हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने भी उम्रे पे जाना था, उनकी वालदा की वफात हुई थी और सदीक जान ने अपनी वालदा के नाम का उम्रा करना था, उनको भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया था इन्हीं डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन के कहने के ऊपर। तो देखिए वक्त कैसा बदला है, मकाफाते अमल कैसा हुआ है। जो कल किया था वो आज भुगतना पड़ रहा है। जब उन दो साहिबान ने उम्रा अदा करने जाना था तब उनको उम्रा अदा करने नहीं जाने दिया गया। आज खुद उम्रा करने जाना था तो अदालत में चीख चीख कर कह रहे थे कि मैंने ये फर्ज अदा करना है, मैंने किसी के नाम का उम्रा करना है, ये सवाब का काम है, मुझे इस अमल से ना रोका जाए। तो जब दीगर लोग उम्रा करने जा रहे थे तो आप ताकत के नशे में इतने चूर थे, आप ताकत के नशे में इतने मगन थे कि आपने लोगों को उमरा नहीं करने दिया। आज रब ताला ने आपसे इंतकाम लिया। यह कुदरत का इंतकाम है जो इन तमाम सरकारी अफसरान से लिया जा रहा है, जो पिछले चंद माह से इतने ताकत के नशे में चूर थे कि वो अपने ओहदों का नाजायज इस्तेमाल करते रहे, पाकिस्तान के आइन कानून का मजाक उड़ाते रहे, रोंदते रहे पाकिस्तान के कानून को। अब इन अफसरान के फंसने की बारी आ चुकी है। मैं अक्सर ये बात करता था कि जब हवाओं का रुख बदलेगा ना, इन अफसरान की खैर नहीं है। वो आपने देखा ना कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ब्यूरोक्रेसी कैसे सीधी हुई है। अली अमीन गंडापुर के नामजद होते ही अभी उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठाया, लेकिन वहां पे ब्यूरोक्रेसी ऐसे बिल्कुल सीधी हो चुकी है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर के घर। अभी जो कल फैसल जावेद खान अदालत आए थे ना, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर आज मियां असलम इकबाल अदालत आए थे ना, उनको गिरफ्तार किया गया। अगर यही पंजाब या इस्लामाबाद या कोई और अदालत होती, कोई और हाईकोर्ट होती, तो बेशक हाईकोर्ट जो है वो राहदारी जमानत मंजूर कर लेती तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, लेकिन बाहर पुलिस खड़ी होनी थी। तो जब ब्यूरोक्रेसी को भी अंदाजा हो जाता है ना कि जनाब अब हुकूमत हमारे ऊपर तब्दील हो चुकी है, हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, तो ब्यूरोक्रेसी भी सीधी हो जाती है। और अब इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी के सीधे होने का वक्त आ चुका है। बहरहाल दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन कराम मियां असलम इकबाल के हवाले से। अब से कुछ देर पहले मियां असलम इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स पर लाइव भी दिखाई गई है, क्योंकि मैं गुज़िश्ता कई दिनों से आपको बता रहा था कि चीजें अब बेहतर हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर रहनुमा जो 9 मई के बाद से लापता थे, रूपोश थे, वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए। फैसल जावेद खान आए थे, उमर अयूब खान आए थे, फिर अली अमीन गंडापुर की जमानतें मंजूर हुई और आज मियां असलम इकबाल साहब की जमानतें मंजूर हो गई हैं। वो अब
سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ لاہور آ جائیں گے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کو تمام تر مقدمات میں راہداری ضمانت دے دی ہے، لہٰذا اب ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹائم بھی کئی ایسے رہنما ہیں جو لاپتہ ہیں یا روپوش ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، جن میں مراد سعید صاحب کا نام سر فہرست ہے، کیونکہ مراد سعید صاحب کے نام کے حوالے سے پچھلے کئی ماہ سے بے شمار خبریں گردش کرتی رہی ہیں، یعنی کہا جاتا رہا کہ جناب طاقتور اداروں نے ان کے نام کے آگے کراس لگا دیا ہے، ان کا بچنا مشکل نہیں ہے، پالیسی ان کے حوالے سے بڑی سخت ہے، ان کو شاید ریلیف نہ دیا جائے، ان کو اگر کوئی عدالت راہداری ضمانت دے بھی دے گی تب بھی مراد سعید کو پکڑ لیا جائے گا، یعنی اس طریقے کی بے شمار خبریں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں، کیونکہ ان کا سٹانس 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد کافی سخت لگتا ہے کچھ لوگوں کو، لہٰذا مراد سعید صاحب کا باہر آنا اور گرفتاری سے بچنا مشکل لگتا تھا، لیکن خبر یہ ہے کہ مراد سعید کے باہر آنے، ان کی ضمانت اور تمام تر حفاظتی انتظامات کی پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق آج نہیں تو کل، یعنی اسی ہفتے میں، آج بدھ کا دن ہے، 21 فروری ہے، 22 یا 23 یعنی جمعرات یا جمعہ، اسی ہفتے میں مراد سعید صاحب بھی جو ہے وہ آئیں گے سامنے، کیونکہ اب خیبر پختونخوا کے اندر تو وہ رہ سکتے ہیں نا، وہاں پر تو حکومت ہے اپنی، پھر وہاں پر اب بیوروکریسی جو ہے اس نے بھی حکم ماننا شروع کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی نو منتخب حکومت کا، یعنی علی امین گنڈا پور کا، تو وہاں پر رہنا قدرے آسان ہے، اس لیے پلان یہ کیا گیا ہے کہ 1-2 دن کے اندر مراد سعید صاحب جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں آئیں گے، وہ وہاں پر آ کر اپنی حفاظتی ضمانت لیں گے، تمام تر مقدمات میں ضمانت منظور کرنے کے بعد یعنی خود کو سرنڈر کریں گے عدالت کے سامنے، اور اس کے بعد ان کی ضمانتیں منظور ہوں گی۔ ضمانتیں منظور ہونے کے بعد وہ فی الحال خیبر پختونخوا میں ہی رہیں گے جب تک یہ حکومت سازی پوری نہیں ہو جاتی، حکومت کا معاملات مکمل نہیں ہو جاتا۔ جب وہاں پر حکومت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد مراد سعید صاحب اسلام آباد یا کسی اور جگہ پر آئیں گے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کم از کم ہواؤں کا رخ اتنا ضرور بدلا ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ کسی تحریک انصاف کے رہنما کو رہا کرنے کا یا ضمانت دے رہی ہے تو اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، حالانکہ پچھلے چند ماہ کے اندر ہم نے اس سے ادروائز سچویشن دیکھی تھی لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کو رہا کرنے کا یا ضمانت دینے کا حکم دیا بھی جاتا، پھر بھی اس رہنما کو گرفتار کر لیا جاتا۔ سو چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر ہوئی ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب جسٹس بابر ستار جیسے تگڑے جج، نڈر جج ایسے فیصلے دیں گے تو پاکستان کی بیوروکریسی بھی سیدھی رہے گی، پاکستان کی بیوروکریسی بھی کسی کے ہاتھوں میں یرغمال یا استعمال نہیں ہوگی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کامیاب ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔